मैं सैयद नवीद, संपादक अर्जुन भूमि समाचार यूट्यूब न्यूज चैनल से। आज हम कांग्रेस उत्तराखंड के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया जी के पास आए हैं। आप को राजनीति विरासत में मिली हुई है। आप प्रदेश ही नहीं, देश के वरिष्ठ नेता है पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के भांजे, और आपकी सोच में सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी सोच में उत्तराखंड राज्य को, प्रदेश को अपने पैरों पर खड़ा करने की बात हमेशा कहते रहे हैं कि हमारा प्रदेश ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर हो, ना ही किसी के ऊपर हो। प्रदेश की अपनी विरासत में इतनी जन संपदा है कि प्रदेश अपने पैरों पर खड़ा होगा, और ये प्रदेश और प्रदेशों को भी कर्ज दे सकता है। इस प्रदेश की इतनी इनकम बढ़ सकती है केवल यहाँ के संसाधनों से, सिर्फ उनका प्रयोग करना। आज मैं इसी के ऊपर चर्चा करना चाहूँगा कि आपकी क्या सोच है प्रदेश को लेके, कांग्रेस को लेके, और जो भाजपा का 4 साल का शासन है उसको लेके। दीपक बलूटिया जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद नवीद जी, और आपकी सबसे पहले आपके बधाई आपके अर्जुन भूमि के इसके विमोचन के उपलक्ष्य पर, और साथ में आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया है जो आज की उत्तराखंड की मांग भी है। माननीय स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी, जो कि विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे, और जीवन पर्यंत उन्होंने विकास को ही तरजीह दी और विकास ही उनका एक नारा रहा, और जातिगत दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समाज हित पर जो है काम किए। तो उत्तराखंड जो पृथक राज्य बनाने का उद्देश्य यही था कि उत्तराखंड पृथक राज्य होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य था और उसके अंतर्गत जो है जो पहाड़ी क्षेत्र थे वो हमारे अछूते रह जाते थे विकास से। तो उत्तराखंड राज्य बनाने का मकसद यही था कि एक विकसित राज्य हो जहां हर घर को, हर युवा को काम मिले और खुशहाल प्रदेश रहे, ये उसके पीछे मकसद था। लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद पहली चुनी हुई सरकार माननीय नारायण दत्त तिवारी जी की आई, जिसमें एक नींव इस उत्तराखंड की रखी, और जिस नींव के आधार पर जो आज भी राजस्व हमें प्राप्त हो रहा है, जो नींव तिवारी जी ने रखी, तो उसी से तनख्वाहें बढ़ रही है, उसी से इस प्रदेश के खर्च चल रहे हैं। तो हमें उत्तराखंड प्रदेश की जो परिकल्पना करनी चाहिए वो एक बिजनेस मॉडल के तौर पर हमें परिकल्पना करनी चाहिए। वो इसलिए मैं आपसे बात कह रहा हूं क्योंकि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे पास जड़ी बूटी हैं, 250 से ऊपर जड़ी बूटियां हैं जिनका अपना महत्व है। हमारे पास माउंटेन्स 85% माउंटेन्स है, हमारे पास 65% फॉरेस्ट हैं। इसके अलावा हमारे पास रिलीजियस टूरिज्म को हम डेवलप कर सकते हैं। हमारे पास केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, यमुनोत्री है, गंगोत्री है। इसके अलावा हमारे पास नंदा देवी जो सेकंड हाईएस्ट पीक है हिमालयास, तो उसके अलावा वैली ऑफ फ्लावर्स है। मगर मैं नाम लेने चाहूं तो हमारे पास खजाना ही खजाना है। बहुत सिर्फ सोच की आवश्यकता है, क्योंकि बिजनेस मॉडल का मतलब ये है कि जो हमारे पास खजाना है उसको हम कैसे बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट करके और हम अपनी आय उत्तराखंड की बढ़ाएं। मैं समझता हूं इस पर हमारा काम भी चल रहा है। यदि हम इसको अच्छे रूप से कर पाएंगे तो जितने हमारे यहाँ युवा पलायन कर चुके हैं वो सारे वापस आएंगे और अपना एक अच्छा सेटअप यहाँ बनाएंगे। और मैं समझता हूँ 5 साल की भी आवश्यकता नहीं है हमें 3 साल में उत्तराखंड एक बहुत अमीर राज्य होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने अध्ययन किया था सिंगापुर का क्षेत्र है 724 स्क्वायर किलोमीटर। हमारा क्षेत्रफल है उत्तराखंड का 53,483 स्क्वायर किलोमीटर। सिंगापुर में वेजिटेशन नहीं होता था, समुद्र में खारा पानी था। उन्होंने उस पानी को वेजिटेशन यानी कि के योग्य बनाया, उसका खारापन खत्म किया, और उसके बाद उन्होंने वहां पे
जंगल पैदा किए। वेजिटेशन ना होने की वजह से वहां पर जानवर नहीं थे, उन्होंने बाहर से जानवर लिए और उन्होंने एक अपना जंगल सफारी और टूरिज्म को डेवलप किया, अंडर वाटर एक्वेरियम किया, लेजर शोज किए, वो सब अट्रैक्शंस क्रिएट किए, यूनिवर्सल स्टूडियो क्रिएट किया, सो दैट कि दुनिया का टूरिस्ट उनके यहाँ आए और उनकी आय बढ़े। उसके अलावा उनकी जो 50 लाख की आबादी है, उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स पे बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स भी एक अपने आप में एसेट है, एक रिसोर्स है, और उसको करते हुए उन्होंने जो है उसको ट्रेन किया और उसको विकसित किया। और आज आप देख सकते हैं एशियाटिक लैंड इकोनॉमी का कहलाया जाता है सिंगापुर। अब आप तुलना कीजिए, उत्तराखंड कहां कम है सिंगापुर से? उत्तराखंड 53,483, जबकि सिंगापुर 724 स्क्वायर किलोमीटर। जंगल उन्होंने बनाए, हमारे पास जंगल है, हमारे पास जानवर ही जानवर है जो कि आतंक का पर्याय बने, हम उनका सदुपयोग कर सकते हैं। एनिमल जू हम बना सकते हैं, जंगल सफारी हम बना सकते हैं, बहुत कुछ हम अच्छे तौर पे कर सकते हैं। एक होता है कि खाली बनाना है, एक इस स्तर पे बनाना है ताकि विदेशी पर्यटक आकर्षित हो। तो एक तो ये रहा। अब जब हमारी बिजनेस मॉडल की हम बात करते हैं, हमारी जो आय होगी, उस आय से हम शिक्षा को सुधार सकते हैं, हम चिकित्सा को सुधार सकते हैं, हमारे कनेक्टिविटी दुनिया से एयरपोर्ट्स डेवलप कर सकते हैं, हम बच्चों के जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, हमारी 1,25,00,000 से 30 लाख के करीब आबादी आज पहुंच चुकी है उत्तराखंड की, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। यदि इस शक्ति का हम प्रयोग नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे तो शक्ति का जब सही उपयोग नहीं होता है तो विनाश की हो जाती है। तो वो उसका उपयोग नहीं होने से नशाखोरी बढ़ रही है कि आदमी जब उसको नौकरी नहीं मिल रही है वो परेशान है, और हमारे पास प्रॉपर पुलिसिंग सिस्टम नहीं है क्योंकि हमारे पास बजट नहीं है, फंड्स नहीं है, हम बढ़ा नहीं पा रहे हैं, लोगों को कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। जब हमारे पास पूरे संसाधन होंगे तो हमारा सिस्टम अच्छा होगा, हर आदमी बिजी होगा, अवसाद से ग्रसित नहीं होगा। अवसाद भी एक नशे की ओर धकेलता है, और अवसाद का कारण होता है बेरोजगारी, महंगाई। तो जब आपके पास बिजनेस मॉडल से जब बहुत धन होगा, आप रोजगार दे सकेंगे, और आप रोजगार ही दे सकेंगे, जो आपकी आय होगी, हो सकता है कि और देशों के अन्य राज्यों की भी आप मदद कर सकेंगे। तो हमें इस सोच के साथ चलना चाहिए। दुर्भाग्यवश राजनीति दिशा दूसरी ओर जा रही है, और जो सौहार्द होना चाहिए, उस जो दुश्मन देश काम करते हैं, वो हमारे अपने नेता लोग काम कर रहे हैं, सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए, या किसी भी घर में जब 4 सदस्य रहते हैं, उनमें आपस में प्यार बना रहता है, तो वो घर परिवार विकसित होता है। और यदि उस घर पे आपस में मनमुटाव होता है तो उसका वातावरण रहने योग्य नहीं रह जाता है, तो वो परिवार आगे विकास नहीं कर सकता है। तो किसी भी राज्य के मुखिया को या देश के मुखिया को सबसे पहले परिवार को जोड़ने की जरूरत है, उसके बाद विकास पर काम करके हर हाथ को काम देने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा। हमारा प्रदेश 21 साल हो रहे हैं प्रदेश को बने हुए, और इस प्रदेश में अब तक 10 मुख्यमंत्री आ चुके हैं। केवल स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जिन्होंने पूरा 5 साल का कार्यकाल किया है। इसके अलावा यहाँ पर यही रहा है कि कोई भी मुख्यमंत्री बना है तो हमेशा उसका बनने के बाद उसको हटाने की प्रक्रिया चल रही है। जहां तक दीपक बरोड़िया जी की बात मैं कहूं, तो आप राजनीति के साथ साथ बिजनेसमैन भी हैं हल्द्वानी के, और आपने अपने बिजनेस से ये दिखाया है कि सोच से कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। और मेरा मुख्य कारण आपके पास आने का ये रहा है, क्योंकि मेरी पहले भी बातचीत हुई थी आपसे, आपका राजनीति को कैसे हम प्रदेश को, जैसे कि मैंने पहले बताया कि कैसे हम प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएं, आपकी प्राथमिकता इस बात पे है। मैं एक बात और आपसे कहना चाहूंगा कि आप स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी जी से आपको विरासत में राजनीति मिली हुई है, फिर आप क्यों नहीं राजनीति में आगे आते हैं, जिससे कि आप लोगों के लिए कुछ कर सकें? क्योंकि आज हम लोगों को, इस प्रदेश को पढ़े लिखे समझदार अच्छे पॉलिटिकल लोगों की जरूरत है, लेकिन जो अच्छे हैं, जो काम करना चाहते हैं, वो आगे नहीं आ रहे हैं। मैं इसके लिए पूछना चाहूंगा कि आप इसमें आगे क्यों नहीं आ रहे? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आपने बहुत बड़ा नाम लिया स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी, जो प्रदेश ही नहीं पूरे देश और विश्व में विख्यात नाम रहा।
और उनके मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था जब मुख्यमंत्री भी थे और विभिन्न पदों में रहे, राष्ट्रीय पदों में रहे, तो उनके सानिध्य में थोड़ा बहुत सीखने का मौका मिला। और जब भी कभी कोई बात होती थी तो वो सिर्फ विकास की ही बात करते थे और हमसे अध्ययन करने की बात करते थे। कोई भी चीज को आप स्टडी करना चाहिए। आपने बहुत अच्छा कहा कि जागरूक युवा यदि राजनीति में आगे आएंगे तो निश्चित तौर पे दिशा और दशा जो है राजनीति की भी बदलेगी और विकास की भी बदलेगी, जो कि एक बहुत बड़ा गैप आ चुका है। होता यह है कि राजनेता जीवन में, अपने जीवन काल में अपने सक्सेस कर नहीं पाते, वो आके जनता के लिए पॉलिसी बनाते हैं। एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं अभी 2 के एक कार्यक्रम में गया और युवाओं के साथ मुझे बैठने का मौका मिला और मुझे बड़ी खुशी है कि आज का युवा बहुत आगे तक की सोच रखता है और बहुत जागरूक है, बहुत रचनात्मक है। बस एक राजनीति शब्द ऐसा हो गया है कि लोगों के अंदर एक धारणा हो गई कि राजनीति में जो है बुरे लोग जाते हैं, या आज का इस तरह से, क्योंकि राजनेता जो उनको जीवन, जो जिस उद्देश्य के लिए वो आए, वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पा रहे। तो ये ऐसा नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी युवाओं से एक सकारात्मक, एक अच्छी, एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ एक सकारात्मक राजनीति की पहल करें। उत्तराखंड नहीं, पूरे देश को आप जैसे युवाओं की आवश्यकता है और मैं भी अपने माध्यम से जो सेवा इस समाज की, इस देश की, इस प्रदेश की मैं जो कर सकता हूं अपनी क्षमताओं के अनुसार, मैं समय समय पर अपना भी जो भी सहयोग है वो मैं देता रहूंगा, समाज को भी और राजनीतिक दलों को भी यदि आवश्यकता पड़ेगी तो मैं वो भी देता रहूंगा। जैसा कि अभी दीपक जी ने बताया था, हमें पूरे आंकड़ों के साथ बताया, एक सिंगापुर देश को लेके और उत्तराखंड को लेके पूरे आंकड़ों के साथ बताया है कि यहाँ पर हम जड़ी बूटियों को कर सकते हैं, यहाँ पर हम पर्यटन को बढ़ावा कर सकते हैं, हमारे पास चारों धाम है, उससे हम बिजनेस के लिए आगे बढ़ सकते हैं। एक एक चीज आंकड़ों के साथ बताइए। क्या ऐसे व्यक्ति को राजनीति में आगे नहीं आना चाहिए? क्या ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? मैं ये कांग्रेस के लोगों से और जनता से ये सवाल मैं चाहता हूं कि क्या ऐसे लोगों को आना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि दीपक गुड़िया जैसे लोग उत्तराखंड की राजनीति में आगे आए तो हमारे उसमें लाइक और कमेंट करिएगा जरूर। धन्यवाद। धन्यवाद देवेश जी, थैंक यू सो मच।